गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी पुस्तक का 5वां पार्ट शुरू किया था जिसका नाम था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और इस पाठ में लेखक हमें चिट्ठियों की महत्व के बारे में बता रहे हैं कि चिट्ठियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है या चिट्ठियाँ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का पाठ। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से इसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में पत्र ना लिखे हों या पत्रों का इंतज़ार ना किया हो। आप भी अगर अपने घर में अपने बुज़ुर्गों से या अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि हाँ, उन्होंने भी अपने समय में लोगों को चिट्ठियाँ लिखी हैं और लोगों ने उसका जवाब उनको दिया है। अब सैनिकों की बात हो रही है कि पहले के समय में जब बसेज़ वगैरह बहुत कम चलती थी तो लोग बहुत लंबे समय तक अपने घर नहीं आ पाते थे। तो उस समय क्या होता था, सिर्फ चिट्ठियाँ ही एक ऐसा माध्यम थी जिससे एक दूसरे की खबर हम लोग ले सकते थे। तो सैनिकों के लिए एकमात्र साधन चिट्ठियाँ ही थी कि वो अपनी कुशलता की खबर अपने घर तक पहुंचा सकें और अपने घर वालों की खबर मंगा सकें। तो चिट्ठियों के द्वारा ही अपनी खबरें एक दूसरे तक वो पहुंचाते थे। लेकिन अब जहां यातायात के साधनों में बढ़ोतरी हो गई है तो अब इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी आ गई है। अब हर जगह फ़ोन अवेलेबल हैं तो हर कोई फ़ोन करना ही कि ज़्यादा उचित समझता है। चिट्ठियों का थोड़ा सा महत्व अब घट गया है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। अब देखिए आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुराने लोगों की चिट्ठियों को विरासत के रूप में संभाल कर रखा हुआ है। जो बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, कवि लोग हैं, उनके जितने भी पत्र हैं उन पे क्या होती है, रिसर्च की जाती है, वो अनुसंधान का विषय बने हुए हैं। और पंडित नेहरू, आज़ादी से पहले की बात है, पंडित नेहरू जी जब जेल में थे तो उन्होंने वहाँ से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को चिट्ठियाँ लिखी। अब लेखक कह रहे हैं कि अगर आज का समय होता तो कभी भी इंदिरा गांधी को चिट्ठियाँ नहीं लिखते, उनसे फ़ोन पे ही बात करके उन्हें अपनी बातें बताते। लेकिन उस समय क्या था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, फ़ोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो उस समय क्या था, चिट्ठियाँ ही लिख के उन्होंने अपनी बातें अपनी बेटी तक पहुंचाई। और वो जो चिट्ठियाँ हैं आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि जो चिट्ठियाँ उन्होंने अपनी बेटी को लिखी हैं वो एक पुस्तक के रूप में संकलित हो चुकी हैं, छपी हुई हैं उसकी एक पूरी किताब, जिसको करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं। अब जहाँ तक एसएमएस की बात है, एसएमएस आज के समय में बहुत ही इजी चीज़ है मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए। लेकिन किसी भी मैसेज को हम कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप किसी को मैसेज करते हैं तो उसको आप कभी तो तुरंत ही डिलीट कर लेते हैं या कुछ 1-2 दिन बाद डिलीट कर लेते हैं। तो बहुत लंबे समय तक हम उस चीज़ को स्टोर करके या सेव करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन चिट्ठियाँ ऐसी हैं जिनको हम कई वर्षों तक, कई सालों तक संभाल कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी संभाल कर उनको रख सकते हैं। ठीक है।
अब आगे बात हो रही है महात्मा गांधी की। जो महात्मा गांधी हैं उनके जो द्वारा जो चिट्ठियाँ लिखी गई हैं वो चिट्ठियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट समझी गई हैं, और ऐसे ही कई और लोगों की चिट्ठियाँ भी उस समय के जो पत्र हैं लिखे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और उनको कहाँ रखा गया? संग्रहालयों में, म्यूज़ियम्स में उनको सिक्योर करके रखा गया है ताकि लोग इनको देख सकें। और आज़ादी के समय जिस समय यहाँ पर हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज्य था, तो कुछ अंग्रेज़ अफ़सर ऐसे थे जिनकी जो फैमिली थी वो बाहर दूसरी कंट्री में रहती थी या दूसरे शहरों में रहती थी, तो अपने फैमिली को लेटर लिखते थे। उन लेटरों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उस समय की लिखी गई हैं, तो वो भी आज एक पुस्तक के रूप में क्या हैं, उनके जो लेटर्स हैं वो सब पुस्तक के रूप में छप चुके हैं, उनकी एक पुस्तकें बन गई हैं। और आज उसको पढ़ के उस समय के हालातों के बारे में या उस समय क्या परिस्थितियां देश में चल रही थी उसकी जानकारी हम आसानी से ले सकते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय से वे जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का उत्तर देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब महात्मा गांधी की बात हो रही है कि महात्मा गांधी उस समय इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इंडिया देश हमारा इतना प्रसिद्ध था, तो अगर किसी भी विश्व के किसी भी कोने से महात्मा गांधी के नाम पे कोई चिट्ठी लिखी जाती थी और उसमें सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया एड्रेस इतना ही होता था, तो फिर भी वो चिट्ठी महात्मा गांधी भारत के किसी भी कोने में हो, वो चिट्ठी उन तक वहाँ पहुँच जाती थी। और वो उस चिट्ठी का जवाब देने में इतनी तत्परता दिखाते थे कि उसका तुरंत जवाब लिखना शुरू कर देते थे, और लिखते लिखते अगर उनके दाहिने हाथ में दर्द हो जाता था तो वो बाहिने हाथ से भी लिखना शुरू कर देते थे, लेकिन उस चिट्ठी का जवाब वो तुरंत ही देना पसंद करते थे और स्वयं ही वो उसका जवाब देते थे, किसी दूसरे से नहीं लिखवाते थे, खुद ही अपना काम करते थे। अब महात्मा गांधी की तरह बहुत और ऐसी हस्तियां थीं जिनके जो पत्र हैं लोगों ने प्रशस्ति पत्र के रूप में सिक्योर करके रखे हैं एज अ डॉक्यूमेंट, और कई लोगों ने तो उनको फ्रेम करा के भी रखा है अपने घरों में। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंथ के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं जो लेटर हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में होते हैं। सिर्फ एक लेटर ही नहीं है, उसमें जो बातें लिखी जाती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं और उसको कहीं भी हम किसी भी बात के प्रूफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पंत हैं गोविंद बल्लभ पंत, इन्होंने 200 चिट्ठियाँ लिखी हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उनको लिखी थी। और निराला जी के पत्रों का जो संकलन है वो हम लिखियो है कहाँ के नाम से है, तथा जो दयानंद सरस्वती हैं उनके पत्रों का संकलन जो है वो पत्रों के आईने के नाम से पुस्तकों में छपा हुआ है। इस नाम से ये पुस्तकें छपी हुई हैं। ठीक है। अब जो प्रेमचंद्र जी हैं वो भी क्या हैं, प्रमुख कवि हैं, उपन्यासकार हैं, लेखक हैं। तो ये भी जो चिट्ठियाँ लिखते थे, किनको लिखते थे, जो उस समय के नए लेखक थे उनको उनकी चिट्ठियों का जवाब देते थे, और उनके जो जवाब होते थे वो बहुत ही प्रेरणादायक होते थे, बहुत ही अच्छे जवाब रहते थे, लोग उनसे मोटिवेट होते थे।
अब इसी तरह नेहरू जी और गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ कई पत्राचार करे हैं, उनको कई चिट्ठियां लिखी हैं, और महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पत्र हैं 1915 से 1941 के बीच में ये पत्राचार हुआ है, मतलब एक दूसरे को उन्होंने चिट्ठियां लिखने का सिलसिला बनाए रखा। 1915 से 1940 के बीच का जो सिलसिला था वो महात्मा और कवि नाम से प्रकाशित हुआ है, इस नाम से वो छपा है। और उस समय देश की जो मनोदशा थी, यहाँ के क्या क्या तथ्य थे, ये सब उस किताब में उजागर है उन पत्रों के द्वारा। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखे जाते हैं। अब जो चिट्ठियों का महत्व है वो आज़ादी के बाद ज़्यादा महत्व बढ़ा है इसका, क्योंकि आज़ादी से पहले क्या होता था, हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज जो थे वो इस तरीके का जो पत्र का काम था या जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स होते थे उन चीज़ों में उन लोगों का ही एकाधिकार था। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, जब भारतीयों को उनके अधिकार मिले, उनको अपने हक की लड़ाई लड़ने के चांसेस मिले, अपने राइट्स के बारे में उन्होंने जाना, तो उन्होंने हर चीज़ के लिए तब पत्राचार को ज़्यादा महत्व दिया। उनको ऑफिशियल काम करने की छूट मिली, हर काम को अपनी आज़ादी से कर सकते थे, तो वहाँ से पत्राचार का या चिट्ठियों का जो सिलसिला था वो ज़्यादा विकसित हुआ। और चिट्ठियों का जो सिलसिला था वो इतना विकसित हुआ कि चाहे वो शहर के लोग हों, चाहे दूर गाँव के हों, झोपड़पट्टियों के हों, या मछुआरे लोग हों, या रेगिस्तान में रहने वाले हों, देश के हर कोने के व्यक्ति को क्या हुआ, इसकी अहमियत का पता चला। और हर किसी को जो खत होते थे, चिट्ठियाँ होती थी, उनका बेसब्री से इंतज़ार रहता था। आज के समय में संसाधन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आज चिट्ठियों का महत्व थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पुराने समय में आज़ादी के आसपास के समय में इन चिट्ठियों का बहुत महत्व हुआ करता था, क्योंकि उस समय साधनों का अभाव था, यातायात के साधनों का अभाव था। तो जो चिट्ठियाँ थी वही एकमात्र साधन थी जो एक व्यक्ति का समाचार दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाती थी, तो चिट्ठियों को बहुत महत्व दिया जाता था। अब आज के समय में भी क्या है, करोड़ों लोग जो हैं इस सेवाओं से जुड़े हुए हैं या डाक विभाग के द्वारा अपने कार्यों को करते हैं। आज भी जो चिट्ठियां हैं वो डाक विभाग के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं। अभी जैसे देखिए राखी का त्यौहार आने वाला है, तो कई बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां भेजती हैं जिनके भाई बाहर दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में रहते हैं, तो वो भी कैसे जाती हैं, डाक विभाग के द्वारा ही बाई पोस्ट होके ही वो राखियाँ भेजी जाती हैं। और उसके बदले में जब भाई को एज अ गिफ्ट अपनी बहन को कुछ देना होता है, पैसे वगैरह देने होते हैं, तो क्या करते हैं, मनी ऑर्डर करते हैं अपनी बहन को। और जो मनी ऑर्डर होता है वो जो डाक विभाग के द्वारा पैसा आता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको मनी ऑर्डर कहा जाता है। और आज भी गाँव में कहीं दूर दूर इलाके ऐसे हैं जहाँ मनी ऑर्डर के द्वारा ही लोगों के घरों में चूल्हा जलता है। मतलब जब मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुंचते हैं तभी लोग वहां पर अपना राशन वगैरह ख़रीद के, अपने लिए ज़रूरत का सामान ख़रीद के अपना काम चलाते हैं। तो जो डाकिया है मनी ऑर्डर लेके आता है तो वो किसी देवदूत से कम नहीं लगता, मतलब भगवान का रूप लगता है। क्योंकि जब पैसे की ज़रूरत है किसी व्यक्ति को, उसको सामान ख़रीदना है अपनी ज़रूरतों का, तो अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत की सामान की चीज़ों के लिए उसके लिए पैसा लेके जाता है तो वो कैसा लगेगा, भगवान का रूप जैसा दिखाई देगा ना। तो इसीलिए डाकिये को क्या बोला गया है कि जो मनी ऑर्डर लेके या चिट्ठी लेके डाकिया आता है वो बिल्कुल देवदूत जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपने जाना कि चिट्ठियों का कितना महत्व रहा है, और आज के समय में भी चिट्ठियाँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन फिर भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। आप
अगर किसी को मैसेज करते हैं तो वो मैसेज आप बहुत ही जल्दी डिलीट कर देते हैं, लेकिन जो चिट्ठियाँ हैं वो कई सालों तक आप सिक्योर करके अपने पास रख सकते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इन चिट्ठियों को आप पहुंचा सकते हैं। तो आज आप इस पाठ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में भी चिट्ठियों का कितना महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।